आपने कभी सुना है कि तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। कभी एक नन्हा सा बच्चा जिसे मौत के हवाले किया गया, मगर किस्मत उसे तख्त के सिंहासन तक ले आई। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हजारों बरस पहले की है। एक खामोश रात थी जब दरिया की लहरें चीख रही थीं और आसमान पर तारे तक सहमे हुए थे। उसी रात एक माँ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसकी हथेली पर नीला निशान चमक रहा था, मगर वक्त के बादशाह को इस निशान से खौफ था, क्योंकि ये बच्चा उसके तख्त, उसके गुरूर, उसके खूनी खेल का खात्मा बनेगा। उसे मारने का हुक्म दिया गया, मगर तकदीर ने बच्चा छीन लिया और दरिया के हवाले कर दिया। ये है उस बच्चे की कहानी जो पैदा हुआ था खत्म होने के लिए, मगर जिया सिर्फ बादशाहत को बदलने के लिए। एक छोटे से गांव शाहनगर में एक गरीब औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा खूबसूरत था, मगर सबसे अजीब बात ये थी कि उसके हाथ पर एक नीला निशान चमक रहा था। गांव के बुजुर्गों ने इसे मुबारक अलामत समझा। जब बुजुर्गों ने बच्चे की जायचा पढ़ी तो उन्होंने हैरानकुन पेशगोई की, ये बच्चा 18 बरस की उम्र में शहजादी से शादी करेगा और मुस्तकबिल में बादशाह बनेगा। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज में फैल गई और आखिर में बादशाह शहाबुद्दीन के कानों तक पहुंची। बादशाह को ये सुनकर गहरा सदमा लगा। उसे ये गवारा ना था कि कोई गरीब और गुमनाम लड़का उसकी बेटी से शादी कर ले और उसके राज पर हुकूमत करे। बादशाह शहाबुद्दीन की आंखों में हसद और जलन भड़क उठी। वो हर हाल में इस पेशगोई को झूठा साबित करना चाहता था। उसने फौरन सिपाही भेजे और नौमौलूद बच्चे को उसकी मां से छीन लिया, मगर वो बच्चे को बराह रास्त कत्ल का हुक्म ना दे सकता था, क्योंकि ये उसकी शान के खिलाफ था। उसने एक चाल चली, बच्चे को लकड़ी के संदूक में बंद करवाकर दरिया में बहा दिया। उसका ख्याल था कि बच्चा या तो दरिया में डूब जाएगा या किसी दरिंदे का शिकार बन जाएगा। बादशाह के हाथों बहाया गया संदूक बहता हुआ दूर एक गांव नदीपुर की तरफ चला गया। इत्तेफाक से वो संदूक एक चक्की में जाकर अटक गया। चक्की का मालिक एक मेहरबान बूढ़ा आदमी कादिर था, जिसकी कोई औलाद ना थी। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक मासूम बच्चे को देखकर दंग रह गया। बच्चे की नन्ही मुस्कान ने उसका दिल पिघला दिया और उसने उसे अपना बेटा बनाने का फैसला किया। कादिर ने बच्चे का नाम फराज रखा और उसे बड़े प्यार से पाला। फराज बचपन से ही जहीन और बहादुर था। वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत था, बल्कि उसे इल्म और जंगी हिकमतों का भी अच्छा इल्म था। वक्त गुजरने के साथ वो एक खूबसूरत, शाइस्ता और चालाक जवान बन गया। गांव में हर कोई फराज को पसंद करता था, मगर उसके दिल में हमेशा ये तजस्सुस रहता कि वो असल में कौन है और उसके माँ बाप कौन थे। कादिर ने उसे बताया कि वो उसे दरिया में बहता हुआ मिला था, मगर उसके असल वालिदैन के बारे में कुछ मालूम न था। फराज की जहानत और बहादुरी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन बादशाह शहाबुद्दीन सफर पर निकल गए थे। सफर करते करते इत्तेफाक से वो नदीपुर पहुंच गए। वहां के लोगों ने फराज की जहानत और ईमानदारी के बारे में बताया। बादशाह ने फराज को अपने पास बुलाया। जब बादशाह ने उसे देखा और उसके हाथ पर नीला निशान देखकर फौरन पहचान लिया कि ये वही बच्चा है जिसे उसने मारने का हुक्म दिया था। ये जानकर बादशाह का दिल हसद और गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि अगर ये लड़का जिंदा रहा तो पेशगोई सच हो जाएगी और वो उसकी बेटी से ब्याह करके बादशाह बन जाएगा। बादशाह ने चालाकी से फराज को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत बासलाहियत और बहादुर हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं कुछ दिनों के लिए सफर पर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक खास पैगाम लेकर रानी के पास भेज रहा हूँ। बादशाह ने खत में लिखा, इस खत को पढ़ते ही इसे लेकर आने वाले लड़के को फौरन सजाए मौत दे दो। फराज को इस साजिश की जरा सी भी भनक न पड़ी। वो खुशी खुशी बादशाह के हुक्म की तामील के लिए निकल पड़ा। सफर के दौरान रात हो गई और वो आराम के लिए जंगल में एक झोंपड़ी में ठहर गया। ये झोंपड़ी डाकुओं की थी, मगर फराज को इसका इल्म न था। डाकू पहले तो उसे लूटने का सोच रहे थे, मगर जब उन्होंने देखा कि वो एक सादा
हसीन और नेकदिल लड़का है तो उनके दिल पिघल गए। रात को जब फराज सो रहा था, डाकुओं ने तजस्सुस में उसके पास रखा खत खोलकर पढ़ा। बादशाह की जालिमाना साजिश जानकर वो गुस्से से भड़क उठे। उनमें से एक चालाक डाकू ने मंसूबा बनाया और खत बदल दिया। अब इसमें लिखा था, इस लड़के का इस्तकबाल करो और फौरन शहजादी से इसकी शादी कर दो। अगले दिन फराज राजमहल पहुंचा और खत रानी को सौंप दिया। रानी ने जैसे ही खत पढ़ा, वो खुशी से झूम उठी। उसे लगा कि बादशाह ने खुद इस लड़के को अपना दामाद मान लिया है। फौरन राजमहल में शादी की तैयारियां शुरू हो गयी। जल्द ही शहजादी की शादी फराज से हो गई। जब बादशाह महल वापस आया और उसने देखा कि उसकी बेटी की शादी उसी लड़के से हो चुकी है जिसे वो मारना चाहता था, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो सोचने लगा कि अब इसे बराह रास्त मारना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो शहजादी का शौहर बन चुका था। बादशाह ने सोचा कि इसे नामुमकिन काम पर भेजकर मरवा दिया जाए। बादशाह ने फराज को दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम वाकई मेरे लायक दामाद बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे एक इम्तिहान देना होगा। फराज ने निडर होकर कहा, मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें राग नाग के सर से 3 सोने के बाल लाने होंगे। अगर तुम ये काम कामयाबी से कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपना जानशीन मान लूंगा, लेकिन अगर नाकाम हुए तो तुम्हें मौत मिलेगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि ये काम नामुमकिन था, क्योंकि राग नाग देव के महल तक कोई जिंदा नहीं पहुंचता। मगर फराज को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने बादशाह की शर्त मान ली और सफर के लिए निकल पड़ा। शहजादी को इस इम्तिहान की फिक्र थी, मगर फराज ने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करो, मैं जल्द वापस आऊंगा। और फराज राग नाग देव के 3 सोने के बाल लाने की मुहिम पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरों से भरा था, मगर वो निडर होकर आगे बढ़ता गया। वो एक गांव पियाह में पहुंचा जहां लोग प्यासे थे, क्योंकि गांव का वाहिद कुआं सूख चुका था। परेशान देहातियों ने फराज से कहा, अगर तुम राग नाग के पास जा रहे हो तो उससे पूछना कि हमारा कुआं क्यों सूख गया। फराज ने उनकी परेशानी सुनी और वादा किया कि वो राग नाग से इसका जवाब जरूर लाएगा। आगे बढ़ते हुए फराज एक शानदार महल के पास पहुंचा। महल के बाहर एक उम्दा दरख्त था जो पहले सोने के सेब देता था, मगर अब पूरा सूख चुका था। महल के राजा उफ़ान ने फराज से कहा, अगर तुम राग नाग से मिल रहे हो तो उनसे पूछना कि मेरा दरख्त क्यों सूख गया है। फराज ने राजा को यकीन दिलाया कि वो इस राज का जवाब जरूर लाएगा। आगे चलते हुए फराज एक दरिया के किनारे पहुंचा जहां एक बूढ़ा मल्लाह नवाज था। वो दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पार करवाता रहता था, मगर खुद कभी आजाद ना हो पाता। थके हारे मल्लाह ने फराज से इल्तिजा की, अगर तुम राग नाग से मिल रहे हो तो उससे पूछना कि मैं इस लानत से कैसे आजाद हो सकता हूँ। फराज ने उसकी बात भी ज़हन में रखी और आगे की मुहिम पर निकल पड़ा। आखिरकार फराज राग नाग के महल तक पहुँच गया। महल में दाखिल होना नामुमकिन था, मगर खुशकिस्मती से वहाँ उसे राग नाग की माँ मामूरा मिल गई। वो एक मेहरबान औरत थी और जब उसने फराज की कहानी सुनी तो उसे उस पर रहम आ गया। मामूरा ने कहा, अगर राग नाग ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर तुम्हें खामोश रहना होगा। फराज ने सर हिलाया। मामूरा ने फराज को एक बोरी में छुपा दिया। रात होते ही जब राग नाग गहरी नींद में चला गया, मामूरा ने उसका सर अपनी गोद में रखा और आहिस्ता से उसके बाल सहलाने लगी। फिर उसने उसके सर से एक सोने का बाल निकाल लिया। राग नाग चौंक कर जागा और गुस्से से बोला, मेरे बाल क्यों खींचे? मामूरा ने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही, मगर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। एक गांव का कुआं सूख गया, उसका पानी कैसे वापस आ सकता है? राग नाग देव ने ऊँघते हुए जवाब दिया, कुएं में एक मेंढक बैठा है, जब तक उसे ना निकाला जाए पानी वापस नहीं आएगा। राग नाग फिर सो गया। मामूरा ने दूसरा सोने का बाल खींचा। शैतान गुस्से में उठ बैठा, अब क्या हुआ? मामूरा ने कहा, बस एक और सवाल, एक राजा का दरख्त जो सोने के सेब देता था वो क्यों सूख गया? राग नाग ने जवाब दिया, दरख्त की जड़ों में एक चूहा छुपा है,
जब तक उसे ना हटाया जाए दरख्त दोबारा सरसब्ज नहीं होगा। फिर राग नाग वापस सो गया। मामूरह ने तीसरा सोने का बाल खींचा। राग नाग चिल्लाया, अब क्यों खींचा? मामूरह ने कहा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब चाहिए। एक मल्लाह जो हमेशा नाव चलाता रहता है, वो इस लानत से कैसे आजाद हो सकता है? नाग राग हंसकर बोला, बहुत आसान है। अगली बार जब कोई मुसाफिर उसकी नाव में बैठे तो उसे चप्पू पकड़ा दे और खुद किनारे पर छलांग लगा दे। फिर मुसाफिर लानत का शिकार हो जाएगा और मल्लाह आजाद हो जाएगा। ये कहकर राग नाग फिर सो गया। मामूरह ने फराज को बोरी से निकाला और उसे तीनों सोने के बाल और तमाम सवालों के जवाब दे दिए। फराज ने मामूरह का शुक्रिया अदा किया और फौरन बादशाह के महल की तरफ लौट पड़ा। वो दाग नाग के महल से कामयाबी से वापस आ रहा था। रास्ते में वो सबसे पहले उस मल्लाह नवाज के पास पहुंचा। फराज ने उसे राग नाग का जवाब बताया, जब अगला मुसाफिर नाव में बैठे तो उसे चप्पू पकड़ा दो और खुद किनारे पर छलांग लगा दो, तब तुम आजाद हो जाओगे। मल्लाह बहुत खुश हुआ और इनाम में साहिल को सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली दे दी। इसके बाद फराज उस राजा उफ़ान के महल पहुंचा जिसका सोने के सेब वाला दरख्त सूख गया था। उसने राजा से कहा, दरख्त की जड़ों में एक चूहा छुपा है, जब तुम उसे निकाल दोगे तो दरख्त दोबारा सरसब्ज हो जाएगा। राजा ने फौरन अपने नौकरों से चूहा निकलवाया और देखते ही देखते दरख्त दोबारा हरा भरा हो गया। खुश होकर राजा ने फराज को ढेर सारा सोना और जेवरात दिए। आखिर में फराज उस गांव पिया में पहुंचा जहां कुआं सूख गया था। उसने देहातियों से कहा, कुएं में एक मेंढक बैठा है, जब उसे बाहर निकाला जाएगा तो पानी वापस आ जाएगा। गांव वालों ने कुएं में झांका और वाकई वहां एक बड़ा मेंढक मिला। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, कुआं पानी से भर गया। खुशी से झूमते गांव वालों ने फराज को कीमती तोहफे दिए। अब फराज ढेर सारे मालो दौलत और राग नाग देव के 3 सोने के बाल लेकर बादशाह शहाबुद्दीन के महल पहुंचा। उसने बादशाह को बाल सौंपे। बादशाह हैरान और मायूस था कि फराज न सिर्फ जिंदा वापस आया बल्कि अब वो बहुत अमीर भी हो चुका था। बादशाह ने जब फराज को सलामत देखा और उसके पास राग नाग के 3 सोने के बाल पाए तो वो शशदर रह गया। उसने सोचा था कि ये काम नामुमकिन होगा, मगर फराज ने न सिर्फ शर्त पूरी की बल्कि अपनी अक्ल से ढेर सारी दौलत भी कमाई। बादशाह को अब कोई बहाना ना सूझा। वो चाह कर भी फराज को अपना दामाद मानने से इनकार नहीं कर सकता था। शहजादी अपने शौहर से मिलकर बहुत खुश हुई। पूरा राज में ये बात फैल गई कि किस तरह एक आम लड़के ने अपनी अक्ल और बहादुरी से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। फराज अब न सिर्फ शहजादी का शौहर था बल्कि एक बहुत अमीर और शानो शौकत वाला शख्स भी बन चुका था। कुछ अरसे बाद बादशाह शहाबुद्दीन की उम्र बढ़ने लगी और वो राज चलाने के काबिल न रहा। अवाम ने मांग की कि फराज को बादशाह बनाया जाए, क्योंकि उसने अपनी जहानत और बहादुरी से साबित कर दिया था कि वो एक लायक हुक्मरान है। बादशाह को हार माननी पड़ी और आखिरकार फराज को राज का जानशीन बना दिया गया। इस तरह पेशगोई सच साबित हुई। वो गरीब लड़का जिसे बादशाह ने कई बार मारने की साजिश की, आखिर में एक उम्दा बादशाह फराजुद्दीन बन ही गया, जो लोगों की खिदमत और इंसाफ के लिए जाना जाता था, जिसकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, अक्ल और किस्मत के बलबूते पर कोई भी मुश्किल दूर की जा सकती है। इंसाफ देर से ही सही मगर मिलता जरूर है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर बता दीजिए और अगले कहानी के लिए हमारे साथ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।